Hello everyone, welcome to Lingua Sols. Today we will discuss the poem The Duck and the Kangaroo by Edward Lear. Edward Lear was an English illustrator, musician, author and poet. बहुत अच्छे पेंटर भी थे जो रियल लाइफ बर्ड्स को देख के पोर्ट्रेट्स बना लेते थे, म्यूजिशियन, ऑथर सब कुछ थे। और इनकी पोइट्री या इनका लिटरेचर जो है वो नॉनसेंस फॉर्म का होता था। नॉनसेंस का ये मतलब नहीं कि कुछ भी लिख देते थे, लेकिन उनके नॉनसेंस पोएम्स में एक वर्ल्ड ऑफ फैंटास्टिक क्रीचर्स होते थे। एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू ये अपनी बात पोर्ट्रे करते थे और उनके पीछे एक अंडरलाइंग डीप सेंस ऑफ मेलंकली, एक अकेलापन होता था, क्योंकि ये खुद बचपन से ही डिप्रेशन के शिकार थे। इनको लाइफ लॉन्ग एलिमेंट्स थी, बीमारियां थी, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में रहते थे, जो इनकी पोएम्स में दिखता है। द डक एंड द कैंगरू इज ए ह्यूमरस पोएम, एक मज़ेदार पोएम है। Through this poem, the poet wants to convey that we should be content with our life and never be jealous of what others have in their life. इस पोएम के थ्रू वो ये मैसेज देते हैं कि हमें अपने जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। In this poem, the duck seems to be discontent with his life. इस पोएम में जो डक है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, उस तालाब के अंदर जो सीमित दुनिया है उसमें वो खुश नहीं है। He thinks that his friend the kangaroo's life is more exciting and longs for a life like his. उसकी इच्छा है कि वो कैंगरू की तरह पूरी दुनिया में फुदक फुदक के अपनी जिंदगी आराम से जिए। The title of the poem is simple. The poem is about the duck and the kangaroo. इन दोनों के बारे में पोएम है, तो टाइटल को जस्टिफाई बहुत इजीली हो जाता है। टाइटल जस्टिफाई। The poem elaborates the desire of the duck confined within the limits of the pond. डक अपनी पॉन्ड की जिंदगी, तालाब की जिंदगी से खुश नहीं है और दुनिया घूमना चाहती है कैंगरू की तरह। ये जो पोएम लिखी गई है ये नॉनसेंस वर्स है। नॉनसेंस वर्स ह्यूमरस और विम्सिकल वर्स। नॉनसेंस के वर्स के ये दो और नाम है, ह्यूमरस वर्स या विम्सिकल वर्स, दैट डिफर्स फ्रॉम अदर कॉमिक वर्स इन इट्स रेजिस्टेंस टू एनी रैशनल और एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन। ये बाकी चीज़ों से अलग है क्योंकि इसमें अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। दो it often makes use of coined meaningless words, it is unlike the ritualistic gibberish of children's counting out rhymes in that it makes words sound purposeful. ये poems बच्चों की ABCD और 1 2 3 वाली पोएम से अलग होती है क्योंकि इनमें वर्ड्स का एक मीनिंग होता है। इन पोएम्स की एक थीम होती है। जो बच्चों की पोएम्स होती हैं वो सिर्फ बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए होती हैं, उनमें कोई लॉजिक, कोई थीम नहीं होता, वो सिर्फ राइमिंग से होती हैं। नॉनसेंस वर्ड्स उनसे अलग होती हैं बिकॉज दे हैव अ थीम। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you would never stop." तो डक ने कैंगरू को बोला, अरे वाह, तुम कितना बढ़िया फुदकते हो। बतख अवाक है देख के कि कंगारू कितना अच्छा उछलता है, चाहे बड़े बड़े हरे मैदान हो, चाहे पानी से भरे तालाब हो, चाहे कोई नदी हो, तुम हर जगह लंबी लंबी छलांगे मार के कहीं भी फुदक फुदक के पहुंच जाते हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम कभी नहीं रुकोगे। My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो डक ने आगे बोला कि मेरी जिंदगी तो इस छोटे से तालाब तक ही सीमित है, मैं तो इससे बाहर जा ही नहीं पाता। मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब के बाहर की भी दुनिया देखूं, पहाड़ देखूं, समुद्र देखूं, तुम्हारी तरह फुदक फुदक के, उछल के मैं भी यहाँ से बाहर जाऊं और दुनिया में और कौन सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया जगह हैं, बढ़िया बढ़िया इमारतें हैं, वो सब मैं जाके देखूं, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता।
Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. तो डक आगे कहता है कैंगरू को कि प्लीज मुझे अपनी पीठ पे दुनिया की सैर करा दो। मैं पक्का तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही शांतिपूर्वक बैठूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। मेरा बस जो बोलना है क्वैक क्वैक, अब वो तो मेरी बोली है। मैं बस वही बोली अपनी पूरा दिन बोलूंगा, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बातों से परेशान नहीं करूंगा। तो कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठा के तुम जरा इस दुनिया की थोड़ी सी निराली दुनिया की, मजेदार दुनिया की सैर करा दो। मैंने सुना है इस दुनिया में बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ देखना है, तो मैं बिना परेशान किए तुम्हें बस इस दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। And we'd go to the Dee and the Jelly Bow Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, or do, said the duck to the kangaroo. हम लोग द डी और जेली बो ली ये दो जगहें घूमने जाएंगे और इसके साथ हम जमीन पे भी दूर दूर घूम के आएंगे। चाहे समुद्रों को क्यों ना फांदना पड़े, हम उन पे भी छलांगे मारते हुए दूर घूमने जाएंगे। प्लीज मुझे ले चलो घुमाने। ओडू, ओडू तो यहाँ पे सिर्फ कैंगरू से राइमिंग बनाने के लिए ओडू यहाँ लिखा गया है। तो प्लीज टेक मी अ राइड, प्लीज मुझे घुमा लाओ, डक ने फिर से कहा कैंगरू को। Said the kangaroo to the duck, this requires some reflection. Perhaps, on the whole, it might bring me luck, but there seems but one objection. तो अब कैंगरू ने जवाब दिया डक को कि इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुरंत तो हाँ नहीं कर सकता इस चीज के लिए, मुझे थोड़ा तो सोचने का समय दो। और वैसे तो शायद तुम्हारे साथ घूमना मेरे लिए फायदेमंद हो, तुम तो बतख हो, बतख जिसके पास पलती है कहा जाता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो मैं तुम्हें सैर कराऊं मेरे लिए किस्मत वाली बात होगी। लेकिन हो सकता है कि इसमें एक कुछ थोड़ी आपत्ति भी, मुझे कोई दिक्कत भी हो। तो एक दिक्कत, एक आपत्ति है मुझे तुम्हारे साथ घूमने में। Which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. तो कैंगरू ने बोला कि मुझे जो एक आपत्ति, एक ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल्डली तुमको बोल रहा हूँ। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मेरी बात को दोस्ती के बीच में मत लाना। तो बिल्कुल बोल्डली तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बिल्कुल गीले और ठंडे हैं, और तुम्हारे इन गीले ठंडे पैर जो ये मेरे बदन पे पूरा दिन रहेंगे, तो ऐसा होगा कि तुम्हारे पैरों की ठंड मेरे शरीर में आ जाएगी, और फिर मुझे रूमेटीज यानी गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़, हाथों पैरों के जोड़ दर्द होते हैं, मुझे वो बीमारी हो जाएगी। मुझे बस यही आपत्ति है। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. तो डक जवाब देता है कि मैं इससे पहले जब पौंड के पास जो पत्थर, जो चट्टाने थी, उन पे बैठ के सोच रहा था, तो मैंने इस प्रॉब्लम का भी एक हल निकाल लिया है। वो सोचने के बाद कि तुम्हें मेरे पैरों से ठंड लगेगी, मैं जाके अपने लिए 4 जोड़ी गर्म जराबें, मोजे, वॉस्टेड सॉक्स, गरम मोजे मैं अपने लिए ले आया हूँ, और वो मैं अपने पैरों पे, अपने वेब्ड फीट, जो मेरे चौड़े पैर हैं, तैरने में मेरी हेल्प करते हैं, उन पे पहन के मैं अपने पैरों को ढका रहूंगा। तो मेरे पैरों से
तुम्हारे शरीर तक कोई ठंड नहीं पहुंचेगी और तुम्हें रूमेटीज या जोड़ों का दर्द मेरी वजह से नहीं होगा। And to keep out the cold, I bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो बतख आगे कहता है कि इस ठंड का एक और उपाय मैंने सोचा है। मैंने अपने लिए एक गर्म कोट खरीद लिया है, अब मुझे और ठंड नहीं लगेगी। और साथ में मैंने अपने लिए सिगार भी, रोज के लिए एक सिगार के नाम पे कई सिगार खरीद लिए हैं, तो अब तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कैंगरू, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. तो कैंगरू ने कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुमने इतनी तैयारी कर ली है तो आई एम ऑल्सो रेडी। तो आज रात को ही चंद्रमा की रोशनी में हम लोग निकलेंगे, पर तुम्हें संभल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बैठना पड़ेगा मेरी बिल्कुल पूंछ के कोने में, तो जरा संभल के बैठना, गिरना नहीं। So away they went with a hop and bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो फिर एक फुदकने के साथ दोनों ने दुनिया की सैर शुरू की, और 3 बारी दोनों ने घूम घूम के दुनिया की सैर की, और दोनों बहुत ही खुश थे। तो बताइए कौन किसकी कंपनी में ज्यादा खुश था, डक या फिर कैंगरू? अब आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे। राइम स्कीम। फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी सी ए ए, स्टैंजा 2 ए बी सी सी बी बी, और स्टैंजा 3, 4 एंड 5 ए बी सी सी डी डी। फिगर्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट है अलिटरेशन, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन आसपास के वर्ड्स में होता है, जैसे जी गुड ग्रेशियस में आया, एच हाउ यू हॉप में आया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा, जिसमें when the same word is used at the start of 2 or more consecutive lines, एक के बाद एक जो 2 लाइन्स आती हैं एक ही वर्ड से शुरू होती हैं, जैसे and to keep out the cold I bought a cloak and every day a cigar I'll smoke। इसमें and का repetition हुआ है और इसके बाद भी and they hopped the world 3 times round। इसके बाद है refrain, जो म्यूजिकल राइमिंग सेंटेंस होता है। सेड द डक टू द कैंगरू, ये कई बार आया है जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे दुनिया घुमा दो, दुनिया घुमा दो, तो उसमें सेड द डक टू द कैंगरू, ये रेपिटेशन है म्यूजिकल राइमिंग सेंटेंस का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एंजैम्पमेंट, जिसमें सेम सेंटेंस जो है वो 2-3 लाइन्स में कंटिन्यू होता है। एग्जाम्पल, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly। तो 2 लाइनों में सिर्फ सॉक्स का ही डिस्क्रिप्शन है। All to follow my own dear true love of a kangaroo, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं एंजैम्पमेंट के। हमारे जो एक वीडियो है फिगर्स ऑफ स्पीच का, उसे आप सुन के इन फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से और समझ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe and support us.